नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आप भी गौर करें कि भारत में इन दिनों कौन ज्यादा राजनीति कर रहा है। अरविंद केजरीवाल पर ध्यान जाएगा। राहुल गांधी की भागदौड़, आक्रामकता से भरी राजनीति देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी खूब राजनीति करते हुए मिलेंगे। इनके मुकाबले क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनीति करते हुए लगते हैं? यह बहुत बारीक मगर अहम बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को, अमित शाह ने अपने संगठन को राजनीति में नहीं रंगा हुआ है। ये दोनों सिर्फ चुनाव लड़ते वक्त राजनीतिक बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौन ठाना हुआ है, राजनीतिक दाव पेचों से दूरी बनाई हुई है। एक महीने में इसके फायदे हैं, मगर जब देश में 10 तरह के झंझट हो, राजनीतिक टकराव के चौतरफा मुद्दे हो, तो नरेंद्र मोदी को क्या वैसे ही राजनीति नहीं करनी चाहिए जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी व कांग्रेस राजनीति करती थी। वाजपेयी के समय में खुद वाजपेयी व अडवाणी आदि भरपूर राजनीति करते थे। लोगों से मेलजोल था। केंद्र की कोई सरकार राजनीति से ऐसी निरपेक्ष नहीं रही जैसी अभी मोदी सरकार है। राजनीति का मतलब संवाद होता है, तो जादू बनाना, उल्लू बनाना और पहल अपने हाथ में रखना भी होता है। यो नरेंद्र मोदी भाषणों, मन की बात से संवाद रखते हैं, लेकिन यह संवाद क्या वैसा है जिससे राजनीति सधे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति में एक तरह की लापरवाही है। विरोधी को महत्व न देने और अपने आप पर बहुत भरोसा है। पर भाजपा में भी लोग यह महसूस करते हैं कि यह कैसा नेतृत्व है जो एक तरफा रिश्ता रखता है। चुनाव होगा तो काम के लिए कहेंगे, बाकी कोई लेना देना नहीं। नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ देना है और न ही वैचारिक संतुष्टि है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। अमित शाह इस महीने अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। बजट इजलास का पहला मरहला पूरा होने के बाद बीजेपी की कौमी मजलिस आमला का इजलास होना है। 19 और 20 मार्च को होने वाले इस इजलास से पहले कौमी मजलिस आमला के मेंबरान के नाम का ऐलान होगा। गुज़िश्ता मर्तबा सदर बनने के बाद उन्होंने शूरा को छोटा कर दिया था। उन्होंने सिर्फ 105 मेंबरान रखे थे। इस बार भी इसमें इजाफे के कोई इम्कानात नहीं है। तब्दीली की भी कम ही गुंजाइश है। कहा जा रहा है कि इंतखाबात वाले सूबों के कुछ चेहरे शामिल हो सकते हैं। बहरहाल कौमी मजलिस आमला से ज्यादा कौमी ओहदेदारान में तब्दीली के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। अमित शाह ने अपनी टीम के लिए सूबों से नाम मांगे हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए हर सूबे से 5 नाम मांगे थे। ये 5 नाम तय करने के लिए सूबाई ओहदेदारान की एक टीम भी बनाई गई थी। बहरहाल अमित शाह भी सूबों से नाम मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे लोगों का नाम देने को कहा है जिनका आरएसएस से नाता रहा हो, कारकुनान के बीच मकबूलियत हो और जमीनी सतह पर काम करने का तजर्बा हो। जाहिर है वो हवाई रहनुमाओं की बजाय जमीनी सतह पर तंजीम का काम करने वालों को तरजीह देंगे। उन्होंने अपनी टीम में कई ऐसे रहनुमाओं को गुज़िश्ता मर्तबा शामिल भी किया। हालांकि ऐसे रहनुमा अभी तक ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए हैं। फिर भी दारुल हुकूमतों में घूमने वालों की बजाय जमीनी काम करने वाले नए चेहरे इस बार उनकी टीम में नजर आएंगे। वैसे तो गुज़िश्ता 3 महीने से दिल्ली के सियासी हलके में इस बात की बहस थी कि बजट बनाने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी बराबर का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने बजट पर मशवरे के लिए मुल्क के सीनियर नौकरशाहों की कमेटी बनाई थी, जिन्होंने मुख्तलिफ मौजू पर अपना प्रेजेंटेशन उनके सामने दिया था। बहरहाल वजीर खजाना अरुण जेटली के इस बजट में नरेंद्र मोदी के तमाम बड़े आइडिया को जगह दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खुतबे में या इंतखाबी रैलियों में या गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही काश्तकारों की रैलियों में जो बातें कही थीं, उन्हें बजट में शामिल किया गया है। मोदी ने 2018 तक मुल्क के हर गांव में बिजली पहुंचाने का वादा किया था, तो वजीर खजाना ने इसे पूरा करने के लिए देहात तक तवानाई पहुंचाने पर खास जोर दिया। इसी तरह वजीर आजम ने अपनी किसान रैलियों में काश्तकारों की कमाई दुगनी करने का ऐलान किया, तो वजीर खजाना ने 2022 तक काश्तकारों की आमदनी दुगनी करने के इकदाम किए। वजीर आजम ने 2022 तक सबको आशियाना देने का वादा किया
किया है तो वजीर खजाना ने घर लेने वालों के लिए टैक्स में रियायत से लेकर दूसरे कई इकदाम कर डाले। ऐसे ही वजीर आजम की तरफ से लोगों से LPG गैस की सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई ताकि वो इसे दूसरे जरूरतमंद आदमी को दे सकें। इसके खूब इश्तिहारात नशर किए गए जिस पर काफी सवाल उठे कि आखिर कोई आदमी सब्सिडी छोड़ता है तो वो दूसरे आदमी को कैसे मिल सकती है। इस बजट में इसके भी इकदाम किए गए हैं कि सब्सिडी वाला कनेक्शन गरीब आदमी को मिले। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का अगला निशाना कुमार विश्वास हो सकते हैं। पार्टी के बानी मेंबरान में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, अजीत झा वगैरह को पार्टी से बाहर करने के बाद भी ऐवान बाला के दावेदारों की तादाद कम नहीं हुई है। ऊपर से कुमार विश्वास ने खुलकर अपनी दावेदारी जाहिर कर दी है, इसलिए उनको निपटाने की साजिशें शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में कुमार विश्वास ने खुलकर कहा कि वो ऐवान बाला में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा का इंतखाब लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लोकसभा का इंतखाब 2019 में है, जबकि उससे एक साल पहले 2018 में दिल्ली की 3 ऐवान बाला की सीटों के इंतखाबात हैं। ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। इसके बाद से ही विश्वास को बीजेपी और नरेंद्र मोदी का करीबी साबित करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। उनके योम पैदाइश के प्रोग्राम में बीजेपी रहनुमाओं के शामिल होने को लेकर उन पर पार्टी रहनुमाओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मोदी हामियों को भक्त और मोदी को भगवान कह दिया। इसे लेकर भी पार्टी रहनुमाओं ने उनकी शिकायत अरविंद केजरीवाल से की है। उनके इस बयान को ढाल बनाकर उन्हें रिजर्वेशन मुखालिफ भी ठहराया जा रहा है और खुद केजरीवाल उस पर सफाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ही रहनुमा मान रहे हैं कि ये सारे इशारे विश्वास का पत्ता कटने के हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। EPF पर टैक्स लगाने के बजट में हुए ऐलान पर आज हुकूमत ने सफाई दी है। खजाना सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा है कि PPF पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, जबकि EPF में किए गए ताउन पर जो सूद मिलेगा उसे टैक्स के दायरे में लाया गया है। इसकी भी रकम टैक्स फ्री होगी। गौरतलब है कि मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कल पेश किए गए बजट में ये इंतजाम किया कि 1 अप्रैल के बाद EPF की 40% रकम टैक्स फ्री होगी और बाकी 60% पर टैक्स लगाया जाएगा। इसे लेकर मुलाजमीन की तंजीम और हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की तरफ से हुई जबरदस्त मुखालफत के बाद अधिया ने सफाई देते हुए कहा कि पूंजी की रकम पर टैक्स नहीं लगेगा और इस पर रियायत बरकरार रहेगी। 1 अप्रैल के बाद पूंजी की रकम पर मिलने वाले सूद का 40% हिस्सा भी टैक्स फ्री होगा। सिर्फ 60% हिस्से पर टैक्स लगेगा। उसे भी अगर पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। माहिरीन जराए का कहना है कि हुकूमत सूद की 60% रकम पर लगने वाले टैक्स को भी वापस ले सकती है। ऐवान में इस्तेहसाक के नोटिस को लेकर सियासत चल रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के खिलाफ दिए गए इस्तेहकाक के नोटिस के जवाब में बीजेपी की तरफ से आज कांग्रेस के चीफ व्हिप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ऐसा ही नोटिस दिया गया है। बीजेपी के चीफ व्हिप अर्जुन राम मेघवाल ने इल्जाम आयद किया है कि सिंधिया ने रोहित वेमुला के मामले पर ऐवान को गुमराह किया। अपने नोटिस में मेघवाल ने इल्जाम आयद किया है कि सिंधिया ने ऐवान में कहा है कि मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने रोहित को मुल्क का गद्दार, जातिवादी और अतिवादी कहा था, जो कि गलत है। दूसरी जानिब कांग्रेस और CPM की तरफ से इसी मामले में स्मृति ईरानी के खिलाफ इस्तेहकाक का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने ईरानी के खिलाफ नोटिस दिया है, जिसे लेकर आज ऐवान बाला में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्लियामानी कमेटी के आज हुए इजलास में बजट की जमकर तारीफ हुई। कल पेश किए गए बजट की तारीफ करते हुए बीजेपी पार्लियामानी कमेटी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना अरुण जेटली की तारीफ की। पार्लियामानी कमेटी के इजलास के बाद ममलिकती वजीर बराए पार्लियामानी उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि पार्टी सदर अमित शाह ने इजलास में मौजूद वजीर आजम और वजीर खजाना को अच्छे बजट के लिए मुबारकबाद दी। शाह ने इजलास में कहा है कि इस बजट के जरिए काश्तकारों को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल गढ़ने वालों का किरदार दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बजट गांव, गरीब और काश्तकारों के लिए है। पार्लियामानी कमेटी के इजलास में वजीर आजम और वजीर खजाना को इस बात के लिए भी मुबारकबाद दी गई कि दुनिया भर में इक्तसादी मंदी के बावजूद हिंदुस्तान में इक्तसादी तरक्की तेज रफ्तार से चल रही है।
साबिक दाखिला सेक्रेटरी जी.के. पिल्लई ने 2004 में गुजरात में एक एनकाउंटर में मारी गई लश्कर तैयबा की दहशतगर्द इशरत जहां के मामले में साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम के दावे को खारिज किया है। पिल्लई ने कहा है कि अदालत उज़्मा में दोबारा दायर किया गया हलफनामा पूरी तरह से चिदम्बरम ने तैयार किया। इस हलफनामे से ही एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था। पिल्लई ने कहा कि चिदम्बरम ने आईबी के एक अफसर को बुलाया था और खुद बोलकर हलफनामे का मजमून लिखवाया था, इसलिए वो नहीं कह सकते हैं कि इस मामले में दाखिला सेक्रेटरी या आईबी के अफसर शामिल थे। ज़ेरे गौर है कि चिदम्बरम ने कल कहा था कि वो हलफनामे की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस वक्त के दाखिला सेक्रेटरी जी.के. पिल्लई भी इसमें शामिल थे। बीजेपी का इल्जाम है कि चिदम्बरम ने 2 महीने में दूसरा हलफनामा दायर करके अपनी वजारत का स्टैंड बदलवाया था ताकि गुजरात हुकूमत को इस मामले में फंसाया जा सके। साबिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के मुबैना तौर पर एयरसेल मैक्सिस सौदे में शामिल होने और पूरी दुनिया में उनका कारोबार फैले होने को लेकर छपी एक खबर को लेकर अन्ना डीएमके ने दोनों ही ऐवान में जमकर हंगामा किया। अंग्रेजी के एक अखबार में कार्ति चिदम्बरम के कारोबार को लेकर खबर नशर हुई है, जिसे हाथ में लेकर अन्ना डीएमके के अराकीन पार्लियामेंट ने दोनों ऐवान में कार्रवाई मुतासिर की। उनके हंगामे की वजह से दोनों ही ऐवान में कार्रवाई नहीं चल पाई। ऐवान बाला ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के खिलाफ इस्तेहकाक का नोटिस देने वाले रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम आयद किया कि ये मुजाहरा बीजेपी के इशारे पर हो रहा है ताकि दूसरे इश्यूज दबाए जा सकें। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राजनीति को दरकिनार करके राजकाज पर फोकस किया है, मगर बिना राजनीति के राजकाज का मतलब अफसरों की नीरस सत्ता है, आंकड़ों की बाजीगरी है, घोषणाओं का अंबार है। क्या बिना राजनीति राज सफल हो सकता है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। इत्तेहादी हुकूमत में सियासत सबसे लाजमी चीज है। इत्तेहाद की क़यादत करने वाली पार्टी हो या दूसरी हलीफ जमातें हों, सब अपनी अपनी सियासत करते हैं। फिर हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेकर चलने, पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऐवान के मैनेजरों का काम और कानूनी कामकाज के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मफाहमत बनाने की सियासत चलती रहती है। इन सब के बीच इंतखाबी सियासत अलग होती है। लेकिन हैरानी की बात है कि न तो नरेंद्र मोदी सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं और न उनकी पार्टी के कौमी सदर अमित शाह सियासत कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों रहनुमा मुसलसल इंतखाबी मोड में हैं। इंतखाबी सियासत में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के बाहर होते हैं तब भी रैलियां करते हैं और मुल्क में भी रहते हैं तो उनकी रैलियां चलती रहती हैं। इसके अलावा वो सरकारी प्रोग्राम्स में भी खूब बयान देते हैं और रेडियो पर मन की बात के प्रोग्राम के जरिए लोगों से राबता रखते हैं। लेकिन रिवायती मतलब में दिल्ली के इख्तिदार में बैठे शख्स जैसी सियासत करते रहे हैं वो उससे दूर है। एनडीए की पहली हुकूमत के दौर में जैसी सियासत देखने को मिली थी उसका मामूली हिस्सा भी अभी नजर नहीं आ रहा है। तब बीजेपी की तरफ से खुद वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी खूब सियासत करते थे। पार्टी के दीगर रहनुमा मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह वगैरह खूब मुतहर्रिक रहते थे और यहाँ तक कि वजीर आजम के चीफ सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा भी सभी अपोजिशन जमातों और हलीफ जमातों के राब्ते में रहते थे। हलीफ जमातों के रहनुमा चाहे वो बाल ठाकरे हों या जॉर्ज फर्नांडिस, सब सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी थे। लेकिन अभी सारे चेहरे तितर बितर नजर आ रहे हैं। अभी एनडीए हुकूमत और बीजेपी दोनों पूरी तरह से सियासत, खासकर इत्तेहाद की सियासत से दूर नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये मानी जा रही है कि ऐवान ज़ेरी में बीजेपी के पास अकेले अक्सरियत है, इसलिए ज्यादा सियासी दांव-पेंच की दरकार नहीं है। इसी बुनियाद पर हलीफ जमातों और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राबता कम हुआ है और इसका नतीजा ये हुआ है कि हुकूमत के कानूनी कामकाज अटके हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ से सीधा टकराव शुरू हुआ है। बीजेपी के उलट हिज़्ब इख्तिलाफ खेमे में जबरदस्त सियासत हो रही है। राहुल गांधी भी एक तरफ भागदौड़ कर रहे हैं तो दूसरी जानिब सोनिया गांधी ने नए सिरे से डीएमके से लेकर बायां महाज और एनसीपी से तार जोड़े हैं। बिहार के अजीम इत्तेहाद का तजर्बा यूपी में दोहराना है तो पंजाब में भी मफाहमत की बात हो रही है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल खुद को बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर पेश
कोशिश करने के लिए सियासत कर रहे हैं, लेकिन इस सियासत से बेपरवाह बीजेपी के रहनुमा इक्तदार में खूब डूबे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर अमित शाह को लग रहा है कि सारी चीजें पटरी पर है। मोदी सोच रहे हैं कि हुकूमत ऐसे काम कर रही है जिससे मुल्क की तस्वीर बदलेगी और फिर अपने आप हवा बनेगी। तो दूसरी जानिब अमित शाह बीजेपी की तंजीम को इतना मजबूत बनाने के यकीन में हैं कि उन्हें लग रहा है कि आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। इंतखाबी सियासत के लिए तो ये यकीन अच्छा है, लेकिन कानूनी कामकाज कराने और हुकूमत के बारे में नजरिया बनाने के लिहाज से ये सोच ज्यादा कामयाब नहीं होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजनीति विहीन मोदी सरकार पर चर्चा करेंगे। अपना मानना है कि देश में इस समय नंबर 1 राजनीतिबाज अरविंद केजरीवाल है। इससे उनके वोट भी सध रहे हैं, सरकार भी चल रही है और खुद भी फोकस में है। नंबर 2 पर राहुल गांधी है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी के एक्शन का उल्टा असर अधिक होता है। सवाल है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति क्या है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हैं। वैदिक जी, आपके अपने पत्रकारी अनुभव में केंद्र की जो मोदी सरकार है वो अराजनीतिक आपको नहीं लगती? मतलब पूरी तरह राजनीति से निरपेक्ष और केवल गवर्नेंस जैसे एक ब्यूरोक्रेट की सरकार होती है वैसी नहीं नजर आ रही है? इसमें आप मोदी को दोष क्यों देते हैं? मोदी तो सांस्कृतिक राजनीति के विद्यार्थी रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। राजनीति से उनका क्या लेना देना? हाँ, ये आप व्यंग में कह रहे हैं, कटाक्ष में कह रहे हैं? हाँ, यही है। प्रधानमंत्री आपने बना दिया तो बन गए, आप नहीं बनाते तो नहीं बनाते, संघ की शाखा चलाते रहते। गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह तो काम चला ही दिया था, छोड़ देते और शाखा चलाते रहते। अब भी वो शाखा ही चला रहे हैं। शाखा में जो होता है राजनीति थोड़ी होती है, संस्कृति होती है। संस्कृति चल रही है, लेकिन संस्कृति का भी एक अगर देखा जाए तो सियासी तो अंदर वो रहता है, उसका मकसद तो अंततः उस संस्कृति या शाखा का जो भी होता है राजनीति होती है। नहीं, संस्कृति वाले राजनीति नहीं करते हैं, उसमें से राजनीति निकलती रहती है। उसका वो क्या करे? अब नहीं निकल रही है तो वो क्या करे? आप उनको दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आता है। वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप कहते हैं उनको प्रधानमंत्री, वो कहते हैं मैं प्रचार मंत्री हूँ। आप कहते हैं कि आप हुक्मरान हैं, देश पे हुकूमत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जनता का सबसे बड़ा सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ मैं प्रधान सेवक हूँ। नहीं तो ये आपकी गलती है ये कि आप उनको इन सारी बड़ी बड़ी महिमामयी उपाधियों से अभिषिक्त कर देते हैं और फिर कहते हैं कि वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देश का नेतृत्व या देश की जो हालात है उसके अंदर राजनीतिक 10 तरह के झंझट है, 10 तरह की चुनौतियां हैं। उसमें क्या राजनीतिक रिस्पांस नहीं होना चाहिए या घटना अपने आप में घटना के हिसाब से राज चलता रहेगा? नहीं, उनका तो ऐसा है कि अपनी शाखा लगाई सुबह घंटे भर और उसके बाद फिर सब अपना अपना धंधा करें, सब अपनी जाने, उनको क्या मतलब है। जाट आंदोलन कर रहे हैं, करते रहें, प्रादेशिक सरकार उनसे लड़ती है, लड़ती रहे, नहीं लड़ती है नहीं लड़े, सोए तो सो जाए। ऐसा ही अखलाक का हो गया, चुप रहे 15 दिन 20 दिन कुछ बोला ही नहीं। ऐसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का हो गया। इन सब चीज़ों से राजनीति चाहे बर्बाद होती जा रही हो, रोज जो नाव है डूबती जा रही हो, लेकिन कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि मूलतः ये लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये मूलतः सांस्कृतिक लोग हैं। देखिए ये सब तमाम बातें, इसके पीछे कुछ न कुछ तो सुविचारित मंतव्य होगा, उनका तरीका होगा। आप जो कह रहे हैं उसमें से मेरी दृष्टि से 2 दिशाएं निकलती है। एक दिशा तो ये निकलती है कि जो हो रहा है उसको होने दें, और उसका परिणाम क्या होगा कि देश में एक प्रकार का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। वामपंथ और दक्षिणपंथ का ध्रुवीकरण हो सकता है, हिंदू और अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण हो सकता है। उसमें फायदा दूरंदेशी से यही दिख रहा होगा कि कुछ भी ना करें, कोई तो भी बहुत हो जाएगा। हाँ, तो भी अपने आप बहुत हो जाएगा, गाड़ी अपने आप पार लग जाएगी। एक तो ये दिशा है, और दूसरी एक जो मुझे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचूं तो मुझे ये लगता है जो आदमी संघ की शाखा लगाता था उसको इतने बड़े बड़े अवसर मिल गए, बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन गया। और फिर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने ऐसी दुर्दशा कर दी थी शासन की कि अपने आप ही
प्रधानमंत्री बन गए, तो सब काम सेंत मेत में मिल गए। मतलब नियति के ऊपर निर्भर होके कि नियति अपने आप आगे यहाँ लेकर आई है, वो आगे भी ले जाएगी। ये भी एक भाव हो सकता है। ये भी भाव हो सकता है। एक बात और हो सकती है जो मुझे लगती है कि नरेंद्र मोदी की बड़ी परेशानी है, दुविधा है। एक तरफ तो उग्र राष्ट्रवाद उसके हृदय में लहरें मार रहा है और दूसरी तरफ भारत जैसे विविधता में देश का शासन चलाना है और सब लोगों को मिला जुला के चलाना है। एक तरफ तो आप महान बांसुरी वादक हैं, राष्ट्रवाद की बांसुरी बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के जैसा ऑर्केस्ट्रा है कि जिसमें 360 लोग अपना अपनी बीन लेके बजा रहे हैं। अब उन सबको कैसे समायोजित करना है वो उनको समझ भी नहीं आ रहा है। ये डायलेमा, ये दुविधा, ये संकट, ये पसोपेश मुझे लगता है कि इस सरकार को जीम रहा है, खा रहा है और सरकार बिल्कुल बेहाल हो रही है। लब्बो लुआब में आपके अनुसार जो राजनीति न करना है या अपना मौन रहकर जो गवर्नेंस या उस पर ध्यान देना है, ये एक उस गुजरात के अनुभव के आधार पर ही नहीं है कि भाई मैंने डिलीवर किया गुजरात में, उसी क्रम के अंदर नौकरशाही मेरे सिस्टम से मैं डिलीवर कर दूंगा, ये आत्मविश्वास नहीं लगता। मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। इसकी बजाय ये जो सीख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी, ये नरसिंह राव जी का लटका है, ये मनमोहन सिंह का लटका है। अब कहते हैं मेरा नाम नमो है, हाँ नमो है, नरेंद्र मोहन है, नरेंद्र भाई, मनमोहन सिंह, वही मौन सिंह, हर बात पर, हर बड़े मुद्दे पर जिसमें बहस नहीं, पर मौन रहना भी राजनीति है। अगर उसके पीछे कोई मंतव्य है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी राजनीति। नरसिंह राव मौन रहकर बहुत कुछ साध गए, तो क्या ये भी साध सकते हैं? नरसिंह राव जी तो हमेशा कहते थे मुझसे कि घटनाएं अपने आप अपना हल ढूंढ लेती हैं, हर जगह हमको टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। तो अब लगता ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह और नरसिंह राव को अपना गुरु धारण कर लिया है और इस कारण ये हम स्थिति देख रहे हैं। इसलिए देश को बहुत निराश नहीं होना चाहिए। ये कई चीजें हैं जो पत्ते में पात, पात में पात, पात पात में पात, डाल डाल में डाल, कुछ है मामला बड़ा उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, कोई रास्ता तो निकलेगा ही। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।